हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 13 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आज का स्टडी टारगेट क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो की थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे। पहले आज मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ जो मुझे प्रीवियस कुछ रिसेंटली वीडियोस में पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि दीदी आपकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ से हुई है। तो अगर मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ ना, बिल्कुल जो 1 से 5वीं क्लास तक की जो मेरी पढ़ाई हुई है वो मेरे गांव के ही बिल्कुल मेरे घर के पास में, बहुत पास में, जो आप मंदिर देखते हो ना, जो आपने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में जो मंदिर देखा होगा, वहाँ मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर नाम था। तो संस्कृत का स्कूल था, वहीं से मेरी 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की पूरी पढ़ाई हुई है। तो वहाँ पर ऐसा था कि संस्कृत की ही सभी चीज़ें होती थी, जैसे कि भोजन, जब मतलब इंटरवल होता था, इंटरवल से पहले हमारा एक भोजन मंत्र होता था। छुट्टी के टाइम पर, जैसे आजकल क्या होता है स्कूलों में छुट्टी होती है तो तुरंत सभी बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर छुट्टी के टाइम पर या छुट्टी की जो घंटी लगती थी उसके वहाँ पर वंदे मातरम कराया जाता था और डेली होता था हमेशा। राष्ट्रगान नहीं होता था, हमेशा वंदे मातरम ही होता था। तो वो होता था। और एक चीज़ जो मुझे अभी भी याद है कि हमारी जो प्रेयर होती थी ना, प्रेयर संस्कृत की होती थी और बहुत ही बड़ी प्रेयर होती थी। और प्रेयर ऐसे नहीं होती थी जैसे आज के टाइम पर ना ऐसे सभी बच्चे खड़े होकर प्रेयर करते हैं। तो हमारे वहाँ पर पट्टियाँ होती थी, मतलब ऐसे सीट, मतलब डेस्क वगैरह नहीं होती थी। तो पट्टियों पर नीचे बैठते थे, उस पर बैठकर प्रार्थना होती थी, पूरी संस्कृत की प्रार्थना। और कुछ चीज़ें ना मुझे याद है, जैसे कि एक प्रार्थना होती थी सबसे शुरू में, कराग्रे वास्ते सरस्वती कर मध्य सरस्वती कर मूले त गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो ऐसी बहुत बड़ी प्रार्थना होती थी, आधे घंटे से भी ज़्यादा की प्रार्थना होती थी। बट बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि संस्कृत की चीज़ें ना, तो इसलिए संस्कृत भी शायद मेरी उस टाइम पर थोड़ी ठीक थी। तो ऐसे मेरी 1 से 5वीं तक की जो एजुकेशन हुई है वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, 6ठी से लेकर 12वीं तक की मेरी जो पढ़ाई हुई है वो दूसरे एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जो कि मेरे घर से आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर दूर था। साइकिल से हम जाते थे डेली। और वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइप के स्कूल थे, जैसे देखो आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं जिनका नाम होता है कि किसान इंटर कॉलेज करके, इस टाइप का। तो इस तरह के नाम थे, मतलब कॉलेज का नाम। तो बस इस तरह के थे कि पहले से लेकर 5वीं तक की तो मेरी बिल्कुल गांव में हुई थी, लेकिन 6ठी से लेकर जो 12वीं तक की जो हमारी पढ़ाई हुई है वो थोड़ा सा दूर स्कूल था हमारा, तो वहाँ से हुई थी पढ़ाई। और मेरा जो स्कूल था जहाँ से मैंने 6ठी से लेकर अपनी 12वीं तक की एजुकेशन पूरी कंप्लीट की है, उस स्कूल के अंदर ना जिस टाइम पर हम पढ़ते थे उससे कुछ टाइम पहले ही साइंस ऐड आई थी। मतलब गर्ल्स के लिए वहाँ पर अलाउ ही नहीं था, सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग ही था, मतलब ड्राइंग साइड ही थी, आर्ट वाला सेक्शन ही था। मतलब मैथ वाला कुछ था ही नहीं। गर्ल्स को अगर पढ़ना है तो मतलब आर्ट ही लेना है, लेकिन हमसे कुछ टाइम पहले, थैंक्स टू गॉड, कि वहाँ पर मैथ वाला पार्ट आ चुका था, मतलब लड़कियाँ भी साइंस साइड ले सकती थी। तो क्योंकि उस टाइम तक साइंस साइड आ चुका था तो मैंने और मेरे साथ जितनी भी मेरी फ्रेंड्स पढ़ती थी, हम सभी ने पीसीएम लिया था और पीसीएम से अपनी 12th कंप्लीट की थी। 12th कंप्लीट करने के बाद अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन मैंने की थी मेरठ कॉलेज मेरठ से, वो भी मैंने पीसीएम से ही की थी। तो इसलिए बस इस तरह से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई थी। और तो बस यही थे आप सभी के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि मैंने आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। तो अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो आज है डे 13 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज के लिए टारगेट मैंने ये रखा था। वैसे एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ ना, मैं यहाँ पर बैठ क्या पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर बैठ मैं मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर रही थी अपना, क्योंकि मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। एलसीएम तो आसान होता है, देखो एचसीएफ में कभी कभी हो जाती है जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं। सो अब बात करते हैं कि आज का टारगेट था क्या। देखो हिंदी के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय वाला। तो देखो आसान है, वैसे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो होता नहीं है कि प्रत्यय निकालना किसी भी क्वेश्चन के अंदर से और उपसर्ग निकालना, ये डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट हमें वो चीज़ें बनाती है जब वो पूछा जाता है ना हमसे कि हिंदी का उपसर्ग है या फिर उर्दू का उपसर्ग है, ये चीज़ें इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती हैं। बाकी तो चीज़ें, उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय न्यू चैप्टर चला था हिंदी के अंदर। तो ये वाला आज हमने पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद मैथ की बात करूँ तो मैथ्स में तो देखो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है। 50 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले दिन कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज हम इसके कर लेंगे। और आई थिंक मैथ का जो ये चैप्टर चल रहा है, 6th चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 5 चैप्टर्स हमारे मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैथ का काफ़ी सारा पोर्शन अभी रह रहा है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, जितना भी मैंने मॉक टेस्ट से एनालिसिस किया है उसमें मेरा 2 ही सब्जेक्ट में कम स्कोर आ पा रहा है, जैसे पॉलिटी वाला पार्ट हो गया और इसके बाद मैथ वाला पार्ट हो गया। इन 2 पार्ट में मेरा कम स्कोर आ रहा है, इसलिए इन 2 पार्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे
हिंदी का पार्ट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, तो अपने मॉक टेस्ट आप जो भी देते हो उसका एनालिसिस करते हुए चला करो कि आपका किस पार्ट में कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, किस पार्ट में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, किस पार्ट के कम क्वेश्चन हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। और रही बात आज रीजनिंग की, रीजनिंग के अंदर हमने डिसाइड किया था कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि था इनपुट आउटपुट वाला। तो देखो मैंने तो कभी नहीं पढ़ा इससे पहले इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर, तो इसलिए ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक क्लास ली थी जो कि थी संदीप सर की। संदीप सर वही हैं जो RWA पर पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं संदीप सर। तो वहाँ पर जब मैंने सर्च किया था इनपुट आउटपुट बाय संदीप सर, तो सर की क्लास आ गई थी। सर की क्लास थी 2-3 साल पहले की, और वो आई थिंक 2 घंटे की थी, 2 घंटे के करीब की वो क्लास थी। तो उससे मुझे कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई थी कि किस तरह का चैप्टर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट। जितना ये देखने में डिफ़िकल्ट लगता था ना, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये तो वही होगा कि ऊँचे दुकान और फीके पकवान, मतलब देखकर तो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना ही डिफ़िकल्ट चैप्टर होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास था नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मुझे थोड़ी समझ आ गई थी। उसके बाद मैथ से मैंने बुक से मतलब क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, कुछ क्वेश्चन हो जा रहे थे, आसान थे। और अभी थोड़ा-सा 1-2 बार मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस और लूँगी। एक मुझे इस पर अंकित भाटी सर की भी क्लास मिली थी 3 घंटे की, इनपुट और आउटपुट ही पढ़ाया हुआ था सर ने भी। तो वो क्लास भी मैं अभी लेने वाली हूँ, क्योंकि अंकित भाटी सर चाहे वो मैथ्स हो या फिर कुछ भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं। तो एक बार मैं वो वाली क्लास भी लेने वाली हूँ। उससे इनपुट और आउटपुट का थोड़ा-सा बेस और अच्छा बन जाएगा। और अगर पॉलिटी की मैं बात करूँ, तो पॉलिटी के अंदर मूल अधिकार वाला चैप्टर पढ़ा था आज, या मतलब मूल अधिकार वाली ऑनलाइन क्लास की थी आज, ये बोल सकते हो। क्योंकि पॉलिटी ही एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। बाकी मैं कोई सा भी सब्जेक्ट ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ, ना ही तो हिंदी, ना ही मैथ्स, ना ही रीजनिंग। रीजनिंग की मैंने कुछ क्लास ले ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझना था, वो बेस बनाना था उसका। लेकिन ऑनलाइन मैं पढ़ नहीं रही हूँ कि मैं बिल्कुल ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ रीजनिंग को, और ना ही ज्योग्राफी। और तो इस तरह से, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे हो, बैच कौन सा ले रखा है। तो ना ही तो मैंने बैच ले रखा है, ना ही मैं ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बुक्स से ही पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर मुझे कहीं मैं कोई चैप्टर कर रही हूँ, वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता मुझसे, या मुझे लगता है कि ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत है, तब मैं कोई ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ किसी भी टीचर्स की। और फिर इसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ज्योग्राफी में आज भी हमने वही सब पढ़ा था, भारत का परिचय, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किससे कितनी सीमा लगती है, और भारत के जो खुद के, जैसे हमारा यूपी हो गया, यूपी के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा मतलब कौन सा राज्य यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। क्योंकि यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो यूपी की जीके भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी मैंने अभी तक अपने मॉक टेस्ट दिए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, मुझे यूपी जीके से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और ना ही हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए अगर आपने देखा भी होगा, तो यूपी जीके और हिस्ट्री दोनों को ही मैं कम इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, या फिर मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो क्या, हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ रहे, आप ज्योग्राफी तो आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ रहे। हिस्ट्री में तभी तो पढ़ूँ जब मुझे कहीं क्वेश्चन कुछ देखने को मिले, क्योंकि मैंने PYQ सॉल्व किए हैं, 2017 के मैंने 2-3 पेपर सॉल्व किए। किसी भी पेपर के अंदर मुझे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। मुझे पॉलिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, फिर मुझे ज्योग्राफी के मिलते हैं, इसलिए मैं उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए बस इस तरह से ही अपनी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बैठकर मैं अपना LCM और HCF के ही 50 क्वेश्चन किए थे, और इस टाइम आई थिंक 2-3 बज रहे होंगे शायद। बाकी अपनी तैयारी ऐसे ही अपनी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना जल्द ही UPSI की वैकेंसी आ सकती है। और इतनी जल्दी आ गई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस, हमारा सब कुछ, जितना भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, अभी कुछ भी अच्छे से हमने कंप्लीट नहीं किया है। और जहाँ तक रही बात अभी सिलेबस, तो मुझे लगता है हमारा बहुत सारा रह रहा है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत ही हुई है। तो इसके बाद यहाँ अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया। और सबसे बड़ी बात देखो, क्योंकि हम UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपनी ज़रूरत है, हमें अपनी आँखें वगैरह साफ़ रखने की। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई यूपी पुलिस के अंदर या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के अंदर जिसमें फ़िज़िकल वगैरह होता है, आँखें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपकी आँखें अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब है कि आपकी आँखों का जो पॉइंट है वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए अपनी आँखों को ना टाइम टू टाइम अपनी आँखें साफ़ करते रहा करो। तो इसके बाद मैंने अपना मुँह धोया, उसके बाद मैं चाय पी, चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक टेस्ट करने के लिए। तो वैसे मैं आप सभी को बताना भूल गई, आज के टारगेट में मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा था। लेकिन मैं मैथ वाला पार्ट पढ़ने के बाद थोड़ा बोर सी हो रही थी, इसलिए मुझे लगा चलो एक मॉक टेस्ट करके देखते हैं। मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसा था, SSC GD का मिनी मॉक टेस्ट था, और वो भी हिंदी वाले पार्ट का। मैं हर एक पार्ट की मिनी मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ, ताकि कम टाइम के अंदर ना क्वेश्चन करने की हैबिट सी पड़ जाती है आपको। इसके अंदर 20 क्वेश्चन थे, 8 मिनट के अंदर मुझे करने थे, और आई थिंक मैंने 5 मिनट के अंदर ही अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हिंदी वाले पार्ट के। और मैंने पूरे 20 क्वेश्चन मेरे ठीक भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये मॉक टेस्ट देने का, ये मिनी मॉक टेस्ट देने का तात्पर्य यही है मेरा,
कि हम अपनी जो टाइम है, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। और ऐसे ही मैथ वाले पार्ट का सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ ना, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो रीज़निंग और मैथ के मिनी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके अंदर ना हमें एक फ़िक्स टाइम दिया होता है कि इतने टाइम के अंदर सारे मैथ के क्वेश्चन करने हैं हमें। जैसे 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन के लिए आई थिंक 15 या 10 मिनट दिए जाते होंगे। मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है कि कितना टाइम दिया जाता है, लेकिन उससे ना हमें एक हैबिट पड़ती है कि हमें इतने टाइम के अंदर सारे मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ऐसे रीजनिंग के अंदर। क्योंकि अगर जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं अपने यूपीएसआई के, कहीं ना कहीं मुझे मैथ वाले पार्ट के अंदर लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी अच्छे से। और कहीं ना कहीं मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है मैथ वाले पार्ट के अंदर, इसलिए मैं मिनी मॉक टेस्ट हमेशा लगाती रहती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ या मेरे पास टाइम होता है, या फिर मेरा कुछ अपने जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे आप किया करो, जब भी आपका टाइम हो, फ्री हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मिनी मॉक टेस्ट लगा सकती हो। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में बड़ी हेल्प मिलती है इससे। तो बस इस तरह से ही अपनी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बैठकर मैंने आराम से अपना एक हिंदी का छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट लगाया था। स्कोर मैं आप सभी को लास्ट में मेरा 20 क्वेश्चन ठीक हो गए थे एक्चुअली में। तो ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट होते नहीं है, वैसे आप सभी को भी पता है कि एसएससी जीडी का जो हिंदी का जो लेवल होता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो वो आराम से हो गया था। तो बाकी ऐसे ही चल रही है आप सभी की तैयारी, और आई होप कि आप सभी भी अपना डेली का टारगेट, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो सभी सही से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।